वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एनके मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग अकाउंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट बातें, अकाउंटिंग टर्म्स की बात करने वाले हैं। ये अकाउंट्स का आप एक तरह से बेस बोल सकते हैं। इससे प्रीवियस हम लोगों ने डेप्टर क्रेडिटर्स, यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वगैरह, डेफर्ड रेवेन्यू, फिक्स्ड एसेट्स, बहुत सारी बातें समझी थी। आज हम लोग एक नॉर्मल पॉइंट्स ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स की बात करेंगे। तो उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा। तो अगर मैं सबसे पहले एक बात करता हूं, सबसे पहले आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक जो पॉइंट होता है ट्रांजैक्शन का, वो किस पे डिपेंड करता है? सर हम लोगों का सीधा सा बात है, हम लोग एक पर्सन क्या चाहेगा? सर उसे प्रॉफिट हो, ऑब्वियसली बात है। इसके लिए वो ट्रांजैक्शन करेगा। ट्रांजैक्शन कैश और क्रेडिट किसी में भी हो सकता है। तो अगर मैं बात करता हूं तो सीधी सी बात है, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो इकोनॉमिक इवेंट क्रिएट करता है एटलीस्ट दो पार्टीज के बीच में, तो वहां पे आप लोगों का बिजनेस ट्रांजैक्शन वर्ड यूज होता है। ये कैश और क्रेडिट दोनों में हो सकता है। और एक इसके अलावा हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का मेन पर्पस क्या होता है? सर प्रॉफिट अर्न करना। अकाउंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो सर ट्रांजैक्शन के बाद में एक पर्सन उसके साथ में होने वाले सभी खर्चों को एक प्रॉपर वे में मेंटेन करके रखता है। ये जो मेंटेन करता है, ये चीज़ें क्या होती हैं? सर ये अकाउंट्स होती हैं। इनको अकाउंट्स हेड के तहत मेंटेन किया जाता है। जैसे चाहे तो आपने कोई परचेज करी तो परचेज का हेड, सेल्स करी तो सेल्स का हेड, कैश में हुई तो कैश, किसी पर्सन के साथ आपने क्रेडिट में करा तो उस पर्सन का नेम, या आप छोटे छोटे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो सभी उनके प्रॉपर अकाउंट्स के हेड बनाए जाते हैं, जिससे सभी पॉइंट्स या जब हम अपना फाइनेंशियल लास्ट में अपना शो ऑफ करें या चेक करें सेल्फ भी, तो वो प्रॉपर क्लियर हो। इसके अलावा हमारा जो पॉइंट होता है कि सर जो हम लोग का अकाउंट्स है या हम लोग का जो डबल एंट्री सिस्टम है जिसपे तहत हम मोस्टली अपने अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, ये सभी एक बात पे वर्क करता है जो इसका बेसिक प्रिंसिपल भी है। पर्सन अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, सेपरेट एंटिटी पॉइंट जिसे हम बोल सकते हैं। तो इसके तहत एक छोटी सी बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, अगर एक पर्सन एक बिजनेस में कुछ रुपए लगाता है और बिजनेस को उन रुपयों से स्टार्ट करता है तो उसे कैपिटल बोलते हैं। और एक पर्सन हमेशा ये चाहेगा कि वो कैपिटल के अलावा जो वो गेन कर रहा है वो उसका प्रॉफिट ही है, ऑब्वियसली बात है। लेकिन वो अपनी कैपिटल से कम गेन ना करे, बल्कि उसे बढ़ाए, उसे और कम ना कर दे, सीधी सी बात है। तो अगर जो पर्सन स्टार्ट में बिजनेस के लिए जो पैसे इन्वेस्ट करता है, ऑनर की जो मनी होती है या मनी की वर्थ होती है, चाहे वो कैश हो या गुड्स हो, तो वो उसकी क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। ऑलवेज याद रखिएगा। इसके अलावा कभी कभी हम पर्सनल यूज के लिए दिस इज नॉट फॉर ऑफिस पर्सन। जैसे मान लीजिए अगर मैं ऑफिस की एम्प्लॉयज की चाय अरेंज करवा रहा हूं तो ये ऑफिस एक्सपेंस है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो मेरे एम्प्लॉय हैं, वो वहां पे काम करेंगे तो उनके चाय वगैरह पीने के लिए खर्चा या आने जाने के लिए सामान वगैरह अगर मुझे ऑफिस के काम के लिए चाहिए तो वो ऑफिस एक्सपेंस है। लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल यूज के लिए जिसका पर्पस ऑफिस की ग्रोथ नहीं है, मान लीजिए अब मुझे अपने डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए जाना है और मैंने कुछ पैसे कैश में से उठा लिए, यानी कि एक तरह से निकाल लिए, तो जो पर्सनल यूज के लिए आप पैसा निकालते हैं या मान लीजिए आपने जो गुड्स निकाल लिया, तो एक सीधी सी बात है वही वाला पॉइंट कि पर्सन अलग है और बिजनेस अलग है, तो उस चीज को ड्राइंग वर्ड यूज करा जाता है। इसे हिंदी में आहरण कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ड्राइंग यहां पे होगी, चाहे आप गुड्स ले लीजिए, जो भी आप मान लीजिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसमें से आपने गुड्स निकाल लिया अपने यूज के लिए कि चलो हम मार्बल बनाते हैं, थोड़े से मार्बल हम अपने घर में लगवा लेंगे। तो अब ये जो आपने घर में लगवा लिए, ये ड्राइंग का पार्ट है। चाहे आप गुड्स में यूज कर रहे हैं या कैश में यूज कर रहे हैं, लेकिन जो भी चीज आपने यूज कर ली अपने पर्सनल यूज के लिए, वो ड्राइंग है। भले ही बिजनेस आपका था तो आपने अपनी पर्सनल यूज के लिए कर लिया, तो सर क्या गलत है? बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन वो वर्ड ड्राइंग के रूप में आएगा। क्यों? क्योंकि पर्सन अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। इसके अलावा हम जो वर्ड यूज करते हैं, स्टॉक यूज करते हैं। स्टॉक का मतलब क्या होता है? देखिए, हम लोग अपना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, बिल्कुल हम लोग सर बनाते हैं। तो जब मैं बिजनेस को स्टार्ट करता हूं तो बिजनेस की स्टार्ट में मेरे पास जो होता है वो ओपनिंग स्टॉक कहलाता है कि मान लीजिए इतना माल मेरा अभी यहां से इस साल में शुरुआत हुई है, इतना माल मेरे पास ऑलरेडी था। उसके बाद में मैं इसमें कुछ परचेज करूंगा और साथ में इसमें कुछ सेल भी करूंगा। मतलब सर ओपनिंग स्टॉक मेरा इतना था, उसमें मैंने साल में कुछ खरीदा भी एक फाइनेंशियल ईयर में, और कुछ सेल भी करा, मतलब कुछ बेचा भी। उसके बाद में लास्ट में जो मेरे पास बचेगा उसे मैं बोलूंगा क्लोजिंग स्टॉक।
इस बात को आप लोगों को याद रखना होता है। ओपनिंग स्टॉक में जब परचेज ऐड होकर सेल माइनस हो जाता है तो आप लोगों का जो बचता है वो क्लोजिंग स्टॉक बचता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल्स, तो आप लोगों का इसके बाद में जो बचेगा उसको बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। इसको ऑलवेज याद रखिएगा आप लोग हमेशा। ओके, ये क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए फॉर्मूले की तरह यूज हो सकता है ये वाला वर्डिंग। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ओपनिंग स्टॉक जो आपके पास शुरुआत में रह गया और क्लोजिंग स्टॉक जो फाइनेंशियल ईयर होने के बाद आपके पास बचा रह गया। एक पर्सन कितनी सेल हुई, कितनी परचेज, इसी के आधार पर तय करता है। आप खुद ही सोचो ना, आप एक बिजनेसमैन हो, क्या आप केवल अपने पास स्टॉक जमा कर करके रखते रहोगे? आप उतना ही सामान खरीदोगे ये देख के कि आपके पास साल में कितना बचा, आपकी कितनी सेल हो पा रही है, उसी हिसाब से आप सामान परचेज करोगे। तो स्टॉक का मतलब क्या है? स्टॉक एक टैंजिबल एसेट्स होती है। आपने शुरुआत में जितना आपके पास था वो ओपनिंग, और लास्ट उसके बाद में आपने जो परचेज करा, फिर कुछ आपका माल बिक गया होगा, तो लास्ट में आपके पास जो बचा वो लोग क्लोजिंग स्टॉक। ओके, इसके बाद हम लोग बैड डेब्ट्स की बात करते हैं। सर एक बिजनेस स्टार्ट होता है, उसमें सारी ट्रांजैक्शन केवल कैश में तो नहीं होती। नहीं सर, केवल कैश में तो नहीं होती। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी भी होती हैं जो केवल क्रेडिट भी होती हैं, मतलब उधार वाली। हाँ सर, उधार वाली यानी क्रेडिट वाली भी होती हैं। तो अब जब इन उधार वाली ट्रांजैक्शन में से, बहुत ध्यान समझिएगा, कभी कभी जैसे मान लीजिए मैंने मिस्टर मोहन को 10,000 का उधार सामान दिया, क्योंकि सर मेरे को अपना बिजनेस ग्रोथ करना था, बड़े पुराने कस्टमर थे। लेकिन अब ये 10,000 में से अब ये बैड डेब्ट्स क्या होंगे? सर 10,000 में से मान लीजिए अब ये मुझे पैसे नहीं चुका पा रहे, इनकी माली हालत ख़राब हो गई। मैंने से वैसे बहुत छोटी रकम रखी है, मान लीजिए माली हालत ख़राब हो गई। इन्होंने मुझसे बोला भाई मैं केवल 4,000 दे पा रहा हूँ, तो ये जो 6,000 रुपये है ये मेरे बैड डेब्ट्स हैं। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो सकता है ये फुली अमाउंट ना दे पाए, पूरा 10,000 ही बैड डेब्ट्स हो जाए। लेकिन बैड डेब्ट्स का मतलब एक तरह से वो पॉइंट होता है, वो अमाउंट जो आपको किसी से लेना था लेकिन वो आपको नहीं मिल पाया। यहाँ पे कोई भी पॉइंट डिस्काउंट का नहीं है। आप ये नहीं बोल रहे मिस्टर मोहन से चलो मैं आपको 500 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ, आप मुझे 9,500 दे दो। नहीं, ये 500 रुपये आपने डिस्काउंट दिए ताकि आपका बिजनेस और अच्छा बना रहे। दिस इज नॉट अ बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या हुए? आप जितना लेना चाहते थे लेकिन आपको जो अमाउंट रिसीव नहीं हो पाया वो आपका एक तरह से बैड डेब्ट्स है। हो सकता है किसी पर्सन से पूरा का पूरा 10,000 बैड डेब्ट्स हो जाए, किसी पर्सन से पार्शियली बैड डेब्ट्स हो, 4,000 मिल गए 6,000 नहीं मिले, तो वो बैड डेब्ट्स होता है। बैड डेब्ट्स के लिए एक पर्सन प्रीवियसली ही अपने बिजनेस में प्रोविजन करके रखता है। सर ऐसा इसके लिए करके रखता है क्यों? क्योंकि सर डायरेक्ट अगर बैड डेब्ट्स होंगे तो उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगर हम पहले से ही अपने बिजनेस में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स करके रखेंगे तो इसका एडवांटेज ये होगा लॉस रिकवर इतने हो सकते हैं। उसके लिए मैंने एक इतना रकम अपने बिजनेस में से निकाल के रख दी। मान लीजिए अगर मुझे लॉस हुआ तो मैं इसमें से मैनेज कर लूंगा, उसका इफेक्ट डायरेक्ट बिजनेस पर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग इसमें प्रोविजंस भी बना के रखते हैं, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। उन्हें प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बोलते हैं, यानी कि एक रकम को निकाल के अलग से रख देना कि मान लीजिए अगर आपको बैड डेब्ट्स हुए तो हम इसमें से रिकवर कर लेंगे। लेकिन आई होप सो आप लोगों को बैड डेब्ट्स का पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि अगर मान लीजिए एक पर्सन है जिस पे आपके 10,000 रुपये या वॉट एवर कुछ और 50,000 अमाउंट ड्यू था, लेकिन वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, कुछ रीजन हो गया, वो आपकी रकम नहीं दे पा रहा है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? ये चीज़ मेरे भाई बैड डेब्ट्स कहलाएगी। आई होप सो क्लियर होगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है? सर जैसे आप हर साल संपत्ति का यूज करते जाते हैं तो वो संपत्ति उतने की नहीं रहती जितने की आपने खरीदी है। यही आपका डेप्रिसिएशन का पार्ट होता है। मैं समझाता हूं। आपने कुछ लोगों ने कुछ ऐसे ऐप देखे होंगे जिसपे आप सेकंड हैंड सामान बेचते हो। आई वर्ड यूज अ सेकंड हैंड। सर सेकंड हैंड वो क्यों सामान रहा? कि वो सामान सेकंड हैंड इसलिए कहलाया क्योंकि वो आप यूज कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक फर्नीचर खरीदा है ना, मैंने एक फर्नीचर खरीदा था मान लीजिए 40,000 रुपये का। अगर वो आज 40,000 का है तो क्या वो 10 साल बाद भी 40,000 का ही रहेगा? नहीं सर, या 5 साल बाद भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसका अब मेरे बुक्स में तो वो 40,000 का है और 5 साल बाद भी वो 40,000 का ही रहेगा। हाँ सर, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ सही नहीं है ना, क्योंकि उसकी हर साल वैल्यू कम होती जा रही है। तो मैं एक काम ये करूँगा, मैं उस पर
पॉइंट बना दूंगा डेप्रिसिएशन। इससे होगा क्या, अगर मैं उस पर डेप्रिसिएशन बना दूंगा तो हर साल उतनी रकम कम होती जाएगी, तो मुझे पता चलेगा कि आफ्टर 5 ईयर इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फिर मैं उसको उसी पॉइंट पर शो करूंगा। जैसे मैंने ये डिसाइड करा कि हर साल मैं इसका 10% डेप्रिसिएशन लगाया करूंगा, तो 40,000 का 10% मतलब 4,000, मतलब अगले साल वो वैल्यू 36,000 की होगी, और उसके अगले साल फिर से 4,000 मैं कम कर दूंगा तो वो 32,000 की होगी। यानी कि 2 साल बाद आज मेरे फर्नीचर की वैल्यू 32,000 होगी। ये मैं मार्केट प्राइस के हिसाब से, मार्केट की पॉइंट्स के हिसाब से कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड यूज करूंगा, इसको हम आगे डेप्रिसिएशन बढ़ेंगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे अपना डिसाइड करता रहूंगा। लेकिन डेप्रिसिएशन का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप जब एक संपत्ति का यूज करते रहते हैं तो उसकी वैल्यू हर साल दर साल कम होती रहती है। ये जो कम होती हुई वैल्यू को आप कैलकुलेट करते हैं, यही आपकी डेप्रिसिएशन कहलाती है। लेकिन एक छोटी सी बात याद रखिएगा, कुछ चीज़ों पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। जैसे लैंड, अगर एक लैंड है यानी कि ज़मीन है, तो ये समय के साथ घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगा इसका दाम, ठीक है ना। गोल्ड, समय के साथ सोना महंगा होता है, ये वो आइटम्स हैं जिन पर डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं होगा। बाकी रेस्ट मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, इन सब पे डेप्रिसिएशन लगता है। इनका समय के साथ वैल्यू क्या होती है आपकी, कम हो जाती है। आज अगर मैंने एक लैपटॉप खरीदा है 50,000 रुपये का, तो आने वाले 10 साल बाद या आने वाले 5 साल बाद ये 50,000 का नहीं मैं बेच सकता सामने वाले को, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। आज आप एक मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मोबाइल आपने 10,000 का खरीदा, लेकिन अगर आप मार्केट में उसे बेचने जाएंगे तो वो 10,000 का आप नहीं बेच सकते, कुछ कम पैसे में बिकेगा। ये जो हो रहा है डिफरेंस, यही डेप्रिसिएशन है। आप समय के साथ जो वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता है, उसका दाम कम हो जाता है क्योंकि आपने उसे यूज़ कर लिया, तो यही आपका डेप्रिसिएशन का पार्ट कहलाता है। आई होप सो क्लियर होगा। और एक और बात आपको क्लियर होगी, लैंड और गोल्ड पे डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता, इन पे एप्लीकेबल वहां पे वो पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जिनकी समय के साथ वैल्यू और बढ़ती है। तो मेरे भाई, अगर इसी तरह की जानकारी के लिए आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उससे जुड़ना ना भूलें। आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।